हेलो स्टूडेंट। हम आज के इस वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था तो उसमें दो टाइप्स थे, एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा था कृत्रिम पारितंत्र। तो यहाँ पर जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हमने तालाब का उदाहरण लेते हुए तालाब में उपस्थित जीव जो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के उसमें घटक पाए जाते हैं, तो उसका हमने पारिस्थितिक तंत्र बताया था कि तालाब में किस प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है करके। तो वो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है और वो स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हमने किसका उदाहरण लिया था, तालाब का। इसी तरीके से समुद्र में जो महासागर हैं उनमें जो बड़े बड़े मछलियाँ पाई जाती हैं, है ना, उनके बीच में जो छोटे शैवाल होते हैं उनके बीच में एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो जिस प्रकार एक तालाब का बनाया गया है उसी प्रकार से आप समुद्र का भी बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, जलीय पारितंत्र में जैसे हमने जल में उपस्थित जीवों को लिया था, अब स्थलीय पारितंत्र में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे घास का पारितंत्र देख सकते हैं कि घास के मैदान में कौन कौन से अजैविक से लेकर जैविक घटक उपस्थित होते हैं। उसी तरीके से वन का भी हम देख सकते हैं। तो आज हम वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि वन पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से बनता है। चलिए, तो हम आगे देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन का पारिस्थितिक तंत्र। वन जो है हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक जो भाग पाया जाता है वो वन ही है जो कि पाया जाता है। तो इस वन में छोटे अजैविक पदार्थों से लेकर जैविक पदार्थ जैसे कि बड़े बड़े वृक्ष इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो जो वन का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें भी दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें सभी जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है उन सभी में दो घटक तो पाए जाते ही हैं, ये तो कंपलसरी है। इसमें पहला है अजैविक घटक, अजैविक घटक। इसी तरीके से जो दूसरा घटक होता है वो होता है जैविक घटक, जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वन में क्या क्या पाया जा सकता है, बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। ठीक है, तो दो पदार्थ पाए जाते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत वनों में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जा सकते हैं, जैसे कि जो पेड़ों से मिलने वाले वसा हैं, प्रोटीन है, ये सभी किससे प्राप्त होगा, ये सभी प्लांट से ही प्राप्त होंगे, है ना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वन में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं जो क्या होते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात वो जब मिट्टी में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो उनके शरीर पर जो भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ चले जाता है, मिट्टियों में चले जाता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ वहाँ भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ है, तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वन है तो ऑक्सीजन भी तो उपस्थित होगा, है ना, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, जल की मात्रा होगी, वायु होगा, इसके अलावा वहाँ पर प्रकाश भी होगा, आर्द्रता। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं जैविक घटक में। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों का यूज़ कौन करेगा, इन दोनों चीज़ों का यूज़ कौन करेगा, प्लांट्स करेंगे। पौधे इन दोनों से ही क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्लांट्स क्या करेंगे, इन अजैविक और अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों चीज़ों का यूज़ वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों का यूज़ वो किसके लिए करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो किसका निर्माण करेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं भोजनों को जो वनों में उपस्थित जीव जंतु हैं जो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं वो इनको अपने आहार के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से ये वन का अजैविक घटक है। इसमें दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। चलिए, अब हम इधर देखते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक के अंतर्गत प्लांट तो आएगा ही, जिसको हम उत्पादक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है ना। कौन कौन सा भाग है? वो पहला है उत्पादकता, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के अंतर्गत हर पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होते हैं? 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सबसे पहला उसमें होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, जो पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में या उत्पादकता को खाते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जीव क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वन की ही बात कर रहे हैं हम, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वनों में क्या क्या उपस्थित होते हैं? गाय है, हिरण है, बंदर है, ये सभी क्या होते हैं? शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब इनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आ सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी चीज़ है, जैसे सांप हैं, छिपकलियाँ हैं, ठीक है, तेंदुआ है, चील है, बाज है, ये सभी तो एक वन में ही पाया ही जाएगा, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वनों में कौन से सबसे बड़े जीव पाए जाते हैं? तो उसमें आ जाएगा शेर है, भालू है, चीता है, ये सभी क्या है? तृतीयक उपभोक्ता वाले होते हैं, क्योंकि इनको ये लास्ट है, इनको कोई नहीं खाता है ना, ये सीधा क्या होते हैं? इनकी मृत्यु होती है और वो अपघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर तृतीयक उपभोक्ता के बाद जो तीसरा चरण होता है वह होता है अपघटन। ठीक है, अपघटन में क्या होता है कि अपघटक है ना, इसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। वो क्या करते हैं? इन तृतीयक उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनको वो क्या करते हैं? सड़ाकर, है ना, उसको फिर से मिट्टी में विलीन कर देते हैं। तो इन सब का कार्य जीवाणु है, कवक है, ये सभी सूक्ष्म जीव ही इनका कार्य करते हैं। चलिए, तो अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि एक वन के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता क्या होते हैं। तो हमको पता है कि उत्पादकता के अंतर्गत जो स्वपोषी जीव होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, है ना, तो इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं प्लांट्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे है ना, वो जितने भी स्वपोषी जीव हैं, पेड़ पौधे हो चाहे वो एक शैवाल ही हो, ये सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादकता कहलाते हैं। तो वनों में उत्पादकता के रूप में कौन होता है? पेड़ पौधे आते हैं। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि साल का वृक्ष है, सागौन है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो वन में ही पाए जाते हैं। पलास, इसके अलावा पाइनस, है ना, आदि। इसके अलावा भी उष्णकटिबंधीय वृक्ष आते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये सभी वृक्ष क्या हैं? उत्पादकता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं, उपभोक्ता। जिसको कहा जाता है कंज्यूमर, जो उत्पादकता का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। तो उपभोक्ता के अंतर्गत ये क्या कहलाते हैं? जो उत्पादक को खाने वाले जो जीव होते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। सबसे पहला है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत शाकाहारी जीवों को रखा गया है, जो केवल शाक, वृक्ष, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। तो शाकाहारी जीव आते हैं, इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाथी, जंगलों में या वनों में हाथी पाया जाता है, जंगली गाय भी होती हैं, इसके अलावा हिरण और बंदर जो जंगलों में पाया जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं जो आपको पता होगा। अब इसी में दूसरा जो होता है वह होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत
मांसाहारी जीव आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं तेंदुआ, ठीक है, जंगलों में गिरगिट भी रहता है, गिरगिट जो क्या करता है, शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं उन सभी को वो खाते हैं। इसी प्रकार से चील है, चील, बाज, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत इनको रखा गया है। छिपकलियाँ, छिपकली, हाँ ठीक है, और जो भी पक्षी वगैरह हैं जो कीटों को खाते हैं वो सभी आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत। इसी में जो तीसरा है जिसको कहा जाता है टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वनों में, है ना, ये भी क्या होते हैं, ये भी मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव होते हैं जो क्या करते हैं, शाकाहारियों को भी खा देते हैं और इसके साथ साथ मांसाहारी जीवों को भी ये खा सकते हैं, जिसको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। इसका एग्जाम्पल है शेर, भालू, चीता, ये सभी क्या हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अब इनको खाने वाले कौन हैं, इनको खाने वाले हैं सूक्ष्म जीव। वो भी कब खाएंगे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उपभोक्ता के बाद जो तीसरा चरण होता है वह होता है अपघटक। ठीक है, जो तृतीयक तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कौन करता है, उसको चेंज करते हैं सूक्ष्म जीव। तो अपघटक क्या होते हैं, अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं, उनको सड़ाकर। क्योंकि आपने देखा भी होगा कोई भी जीव जंतु जैसे कि अगर मर जाते हैं तो वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं या उसमें उत्पन्न होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, उस जीवों को सड़ाकर, है ना, उनको अपघटित कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर से वो क्या हो जाता है, लास्ट में ये तृतीयक उपभोक्ता जो है वो अपघटित होने के बाद फिर से वो अकार्बनिक पदार्थों में चेंज हो जाते हैं, फिर से उसको फिर प्लांट ग्रहण करता है और प्लांट से फिर से वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, तृतीयक उपभोक्ता में फिर से वो पहुँच जाता है। तो इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र का ये जो चक्र होता है वो चलते रहता है। इसके अंतर्गत लिख सकते हैं बैक्टीरिया, फंगस, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, अपघटक का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये है वन का पारिस्थितिक तंत्र। चाहो तो आप इसमें एक वन का पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें जंगल बनाकर उसमें जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया है जीव, उसका आप छोटा छोटा वहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से ये हुआ फॉरेस्ट इकोसिस्टम।